अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हमजा गिलानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस। आखिरकार जिसका इंतज़ार था आज वो हो गया। बजट वफाकी हुकूमत ने पेश कर दिया। इसहाक डार ने वफाकी काबीना में बजट की मंजूरी लेने के बाद बजट तकरीर में बड़े अहम ऐलानात किए। वफाकी बजट 14,460 अरब रुपए का पेश किया गया। गुज़िश्ता बजट 9,200 अरब रुपए का पेश किया था। इस बार इसका हजम बढ़ा दिया गया। 14,460 अरब रुपए का वफाकी बजट वजीर खजाना इसहाक डार ने पेश किया। मैं आपको वाजे कर दूं कि सूद और कर्जों की अदायगी में 7,300 अरब रुपए रखे हैं जो एक साल में हुकूमत ने अदा करने हैं। इसका जो अंदाजा है वो 7,303 अरब रुपए का है। इसके अलावा सब्सिडीज की मद में हुकूमत ने 1,074 अरब रुपए रखे हैं। इसके अलावा पेंशन के लिए 761 अरब रुपए रखे हैं। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया है। ग्रेड 17 से ऊपर के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया है। सरकारी मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ मिला है इस बजट में। इसके अलावा सूबों के लिए तरक्याती बजट जो है वो उसमें इजाफा किया गया है। GDP की जो शरह है उसको इस बजट के अंदर 3% यानी 3% पर जो है वो रखा है। 3% भी GDP रहने का इम्कान है। इस वक्त हमारी GDP 1% से भी डिक्रीज हो चुकी है और 2018 के अंदर हमारी GDP 6.1% थी जो डिक्रीज होकर इस वक्त 1 माइनस पर आ गई है और 3% पे इस वक्त GDP का हदफ रखा गया जो एक साल तक हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम कैसे करेंगे, इस बजट पे हमारे खर्चात कैसे पूरे होंगे? इस बजट में हमने सूद की अदायगियाँ भी करनी है 7,300 अरब रुपए की। हमारे पास तरक्याती बजट पे जो हमने पैसे रखे हैं वो भी अदा करने हैं। हमने बैरूनी कर्जे भी अदा करने हैं, गर्दिशी कर्जों को भी हमने पेमेंट्स देनी है। किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, इन तमाम अवामिल पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स तारिक यूसुफ, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। कैसे हैं तारिक यूसुफ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। तारिक साहब, आज बजट पेश कर दिया है, क्या उम्मीदें हैं? आपने जो एक उम्मीद लगाई थी बजट से वो तकरीबन अच्छा बजट तो है, बहुत ज़्यादा टैक्सों का बोझ नहीं डाला गया। इसहाक डार साहब ने कहा कि हम मजीद कोई टैक्स नहीं लगा रहे बल्कि हमने इन्वेस्टर फ्रेंडली बजट दिया है। बहुत सारे सेक्टर्स में टैक्स की शरह को कम किया है, बहुत सारे सेक्टर्स में टैक्सेस नहीं लगाए नए। तो समझते हैं कि बजट जो है वो बेहतर आया है इस बार? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें जो एप्रीहेंशन थी कि लेवीज लग जाएंगे और टैक्स रेट्स जो है रिवाइज हो जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म की कोई बात नहीं है। ये तो एक पॉजिटिव बात है बजट के अंदर कि बजट में जो हमारी हमें खौफ था इस बजट में, जैसे आमतौर पर लोगों का ख्याल था कि महंगाई और कर्जों की अदायगी और तमाम मामलात की वजह से शायद टैक्सेशन में सख्तियाँ आए, लेकिन ऐसी बात ऑब्जर्वेशन में नहीं आई है। मेजर बात आई तो है लेकिन मेजर नहीं है। इस बजट में जो सबसे ज़्यादा खुशाइंद बात है वो एग्री बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो है और ये कि ये पहली दफ़ा ऐसा स्टेप उठाया गया है कि हमारी जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं लाइक फ्रूट्स, जूसेस और डेट्स, बेशुमार चीज़ें हैं, इनकी जो शेल्फ लाइफ है बहुत कम है। जी गवर्नमेंट ने इस तरफ तवज्जो की है और उन्होंने रूरल एरियाज़ में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की तरगीब दी है, जी जिसमें 5 साल का टैक्स बेनिफिट भी दिया है। इससे क्या हो, मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव नतीजा ये होगा कि न सिर्फ ये कि रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, बल्कि जी उसके साथ साथ हम अपनी अशिया की, अपनी अजनास की वैल्यू एडिशन, बेहतर पैकिंग और एक्सपोर्ट मार्केट बेहतर तरीके से ढूंढ सकें। उसके अलावा गवर्नमेंट ने 0.6% कैश विड्रॉइंग पे टैक्स लगा दिया है। जी ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट से हम उम्मीद कर रहे थे और हमने प्रपोज भी किया था कि टैक्स फ्रेंडली कल्चर की तरफ तवज्जो दी जाए। गवर्नमेंट ने टैक्स फ्रेंडली कल्चर की तरफ कोई इकदाम नहीं लिया है। हम ये चाहते हैं कि हर शख्स जो है वो टैक्स नेट में आए, अपना हिस्सा पे करे। ये जो है कि इनडायरेक्ट टैक्स लग के हम गाड़ी चला रहे हैं, ये बिल्कुल वर्केबल पोज़ीशन नहीं है। जी टैक्स पेयर जो है वो 90%, 80% से ज़्यादा जो है वो 10% से कम लोग जो है उसका वज़न उठाए हुए हैं। बाकी बाकी आबादी जो है वो बगैर टैक्स नेट के आए हुए इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है। मगर तो एक जो एक आठ तारिक साहब ये बताएं कि हमारी पोजीशन इतनी मजबूत नहीं है माली तौर पे, हम लोगों को इतने मसाइल का सामना है, उसके बावजूद भी हमने सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इतना बड़ा इजाफा कर दिया। आप नहीं समझते कि हमारे माली मसाइल के को सामने रखते हुए हमें कम शरह से इजाफा करना चाहिए था? इतना बोझ पड़ेगा मईशत पर?
जी, यकीनन ये एक बहुत बड़ा इज़ाफ़ा है, इसमें कोई 2 बातें नहीं हैं। ना सिर्फ़ ये बल्कि जो अलाउंसेस हैं उसको भी डेवड़ा कर दिया गया है। बिल्कुल। तो आई थिंक दैट दैट इज़ अ वेरी हाई इंक्रीज़ और इसका बहरहाल असर जो है वो आम आदमी पे ही पड़ता है। वही टैक्स पेयर है, वही पैसे देता है। एक्सपोर्ट काउंसिल बनाने का ऐलान तो किया है वजीर खजाना ने इस जी, बजट में, ये एक अच्छा जी, जी, कदम है। जी, जी, लेकिन एक्सपोर्ट जी। ओरिएंटेड बजट तो पेश नहीं किया। क्या कहते हैं एक्सपोर्ट के सेक्टर को, टेक्सटाइल खास तौर पे आपको मालूम है कि एक्सपोर्ट के अंदर बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है टेक्सटाइल सेक्टर, उसको भी नज़रअंदाज किया गया है, आप समझते हैं? नहीं, टेक्सटाइल सेक्टर को एज़ सच नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है, सिवाय इसके कि जो मेजर कंसर्न हमारा था और अभी भी है, वो ये है कि टेक्सटाइल इज़ अ पावर कंज्यूमिंग इंडस्ट्री और उसके जो पावर के रेट्स हैं और गैस की सप्लाई है, जी। उसको उसको एड्रेस करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। बिजली की हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को बिजली की कीमत जो जनवरी में अगर ₹22 थी, तो जून में वो ₹42 कैसे हो गई? इसको वापस जाना चाहिए अपने उस लेवल पे। अदरवाइज़ हमारे लिए अपने रीजनल कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट करना जो है, दिन-ब-दिन दुश्वार होता चला जाएगा और शायद हमारे लिए मार्केटिंग जो है उसी कस्टमर को जिसको बांग्लादेश माल बेचता है, जिसको हम माल बेचते हैं, उसकी एक्सपोर्ट बढ़ी चली जा रही है, हमारी कम हो गई है। तो ये एक बहुत खराब सूरत-ए-हाल है और इसका मेन रीज़न जो है वो हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग थिंग्स है। कॉस्ट ऑफ डूइंग थिंग्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इसको आसान करने की ज़रूरत है, इसको सस्ता करने की ज़रूरत है। एक तरफ टैक्स की शरह को कम किया है और एक सेक्टर में टैक्स की शरह को बढ़ा दिया है। यानी मतलब जिस तरीके से हम ये सुन रहे थे कि टैक्स कम होंगे, ये हुकूमत का लास्ट बजट है, टैक्स फ्री बजट होगा, ये टैक्स फ्री बजट नहीं है, मतलब ये हेर फेर है टैक्सों का, ऐसा ही है? नहीं टैक्स फ्री बजट तो आप इसको नहीं कह सकते, जी बिल्कुल। 0.6% टर्नओवर बिल्कुल। जो है वो बहुत जी। बड़ी उसकी इम्प्लीकेशन आएगी। जी, इट्स अ एक मेजर तरफ टैक्स रेवेन्यू लगाया, लाइन। एक तरफ से टैक्स कम किया है, इस तरीके से बैलेंस किया है। नहीं, टैक्स जहाँ कम किया है वो एक हमारी रिप्रेजेंटेशन थी। जी। कुछ कमर्शियल इम्पोर्टर्स और इंडस्ट्रियल इम्पोर्टर्स के दरमियान टैक्स डिस्पैरिटी थी। कमर्शियल इम्पोर्टर जो है वो विदाउट वैल्यू एडिशन माल बेचता है। जी। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो उसमें वैल्यू एडिशन करके माल बेचता है। बिल्कुल तो ऐसा ही है। उस सूरत में ये प्रपोज़ल हमारा ही था कि इसको रैशनलाइज़ किया जाए और वो हो गया है। अच्छा। अब कल अखबारों में जब तमाम डिटेल्स आ जाएँगी तो उसके बाद मज़ीद इस पे कहा जा अच्छा, सकेगा। तारिक साहब, कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है। 9,200 अरब रुपए का टैक्स का टारगेट रखा है इन्होंने। 5,000 अरब रुपए कराची का इसमें हिस्सा होगा। तो कराची वालों के लिए तो इस बजट में सिर्फ 17 अरब रुपए का एक मंसूबा केफो रखा है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी, यकीनन कराची में जितने टैक्स में कंट्रीब्यूशन है, जितना एम्प्लॉयमेंट में कराची शहर का कंट्रीब्यूशन है, उस हिसाब से इस शहर की फैसिलिटेशन की तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। 17 अरब रुपए और 4,000 अरब रुपए कोई मैच नहीं है, बिल्कुल कोई मैच नहीं है। कराची जो है इसमें मैं अर्ज़ करूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का एक सीरियस इश्यू है और आज के ज़माने में वो कन्वेंशनल पुलिसिंग का सिस्टम नहीं है। आज जो है वो कैमरों से सारा इलाका रेगुलेट होता है, सारा शहर रेगुलेट होता है। ज़रूरत इस बात की है कि कराची की सड़कें, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, इन तीनों मदों को सामने रखते हुए बिलख़ुसूस कराची के लिए फेडरल गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट एंड अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द सिटी ऑफ कराची। होलसेलर को इस बजट के अंदर नज़रअंदाज किया गया, रिटेलर को नज़रअंदाज किया गया। टैक्स लगना चाहिए था ताकि हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू में इजाफा हो। टैक्स नहीं लगा होलसेलर को, रिटेलर पे। आप नहीं समझते कि हुकूमत को अगर इस सेक्टर पे टैक्स लगा देती तो मजीद टैक्स रेवेन्यू में आइंदा आने वाले दिनों में इजाफा होता? देखिए, टैक्स लगाना तो कोई मसला ही नहीं है, टैक्स फ्रेंडली और लोगों को टैक्स सिस्टम में लाना के लिए उन्हें तैयार करना वक़्त की ज़रूरत है। जी। हमें लोगों को इस सिस्टम के इसके खौफ से दूर करना होगा। लोगों को इस बात के लिए राज़ी करना होगा, उन्हें समझाना होगा, उनको इंसेंटिव देने होंगे कि आप टैक्स नेट के अंदर आएँ, आपकी आमदनी हो, बैंक ट्रांज़ैक्शंस हों, आपके कैपिटल जनरेट हो, आप कारोबार कर सकें ज़्यादा। ये सिर्फ़ उसी सूरत में मुमकिन है जब आप टैक्स नेट के अंदर हों। अगर ए, आप टैक्स नेट में नहीं आएँगे, तो ना आप कारोबार बढ़ा सकते हैं, ना आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लोग जो हैं इस खौफ से, इस जंगल से बाहर निकलना चाहिए लोगों इस बजट से कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने प्रेस ब्रीफिंग दी
और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द IMF से मुआहदा हो जाएगा, तमाम शराइत IMF की मान ली है, अब कोई रुकावट नहीं है कि मुआहदा ना हो, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई नहीं था। आप क्या समझते हैं, अगर IMF से हमारा मुआहदा नहीं होता और IMF अगर हमें मजीद कड़ी शराइत रखने का कह देता है मुस्तकबिल में, तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? इस बजट को हम कैसे आगे ले चलेंगे? देखिए, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हमने तकरीबन तमाम शराइत मान ली हैं, और हम एक बात फॉर श्योर है, उन्होंने भी कही है कि अभी तक द प्रोसेस ऑफ डायलॉग इज ऑन, और वो पुरउम्मीद भी है इस बात में कि ये एग्रीमेंट हो जाएगा। जी। फिलहाल जो हमारे पास स्ट्रेस है, देखिए हम तो बड़े बहरानी कैफियत से बाहर आए हैं। हमारे पास हमारे कंसाइनमेंट्स रुक गए थे, हमारे पोर्ट पे हजारों की तादाद में कंटेनर जमा हो गए थे, हमारे एलसी खुलनी बंद हो गई थी। जी। हम तो एक बहरानी कैफियत में रहे हैं और अभी भी हैं, उसमें उससे हम पूरी तरह बाहर नहीं निकले हैं। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि जो हमें फॉरेन असिस्टेंस फौरी तौर पे जो असिस्टेंस चाहिए, उसका इंतजाम होना चाहिए, और हमारी पॉलिसीज को बेहतर होना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर माशी सिस्टम में प्रिवेल कर सकें। आपने अब से कुछ देर कबल कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम बिजनेस कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद थी, उनका यही कहना था कि बजट जो है वो फ्रेंडली नहीं है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं दी गई, अगले साल तक इस बजट का रहना बड़ा मुश्किल है, सबके अलग अलग तासुरात थे। तो आप नहीं समझते कि बिजनेस कम्युनिटी इतनी खुश नहीं है इस बजट से, और जो बजट की एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी उस हिसाब का ये बजट नहीं पेश किया गया, ये एक मखसूस तबके को नवाजा गया इसमें? एक्सपोर्ट के अंदर दो एरियाज हैं मेन जो कंसर्न है। एक तो वो ये चाहते हैं कि हमारे साथ रिव्यू किया जाए सिस्टम को। वो उसके जी। लिए कमेटी बन गई है जो हर 3 महीने बाद बैठेगी। जी। सारी दुनिया में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट काउंसिल। बांग्लादेश की मिसाल मैं दोबारा देता हूँ, जी। वो हर महीने में 2 महीने में एक दफा बैठ के एक्सपोर्टर्स के मामलात को रिव्यू करते हैं, और जी। उसके बाद जो बेहतर सूरत होती है उसको आगे लेके चलते हैं। एक बात तो ये हो गई। जी। दूसरी बात ये है कि एक्सपोर्ट में रिफंड्स, हमारे यहाँ जीरो रेट खत्म हो चुका है। जी। रिफंड्स का इशू है। बिल्कुल। रिफंड्स में होती है डिले। रिफंड्स में अगर डिले हो रही है तो लोगों के पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, बिल्कुल और ऐसा ही है। 21% इंटरेस्ट रेट है। 21% के इंटरेस्ट रेट पे अगर आपके पैसे 2-2 3-3 महीने ब्लॉक हो जाएंगे, तो वो आपका लिक्विड क्रंच आ जाएगा और आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरफ जो है ना तवज्जो देने की जरूरत है कि लोगों के जो रिफंड्स हैं उनमें डिले ना हो। सोलर पैनल के हवाले से टैक्स को जो है वो रिलीफ दिया, सोलर पैनल पर, सोलर की इंपोर्ट पर, सोलर की बैटरीज पर हुकूमत ने टैक्स छूट दी है। इसके अलावा हुकूमत ने इंपोर्ट कमर्शियल इंपोर्ट पर जो है वो टैक्स हाइक किया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है ये। सोलर पे से ड्यूटीज का खत्म हो जाना अल्टरनेट एनर्जी के लिए यकीनन मददगार साबित होगा। बहुत शुक्रिया तारिक यूसुफ साहब, हम हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत ने बजट पेश कर दिया है, बहुत से ऐसा इकदामात उठाए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे इकदामात उठाए हैं जिससे बिजनेस कम्युनिटी खुश नहीं है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट नहीं है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये मौक़िफ़ सामने आया है। इस वक्त हम ब्रेक पर जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस। आज हम बात कर रहे हैं कि बजट कैसा पेश हुआ। वजीर ख़जाना इसहाक डार ने नए माली साल का बजट तो पेश कर दिया है। जो खौफ था कि टैक्सेस की भरमार होने वाली है, खैर वो खौफ का बुत टूट गया है, और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ इस लाइन पर मौजूद हैं साबिक वजीर ख़जाना सलमान शाह। सलमान साहब, ये बताएं कि इसहाक डार ने बजट तो पेश कर दिया है, टैक्सेस तो नए नहीं लगाए। उनका ये कहना था कि हमने नए टैक्सेस नहीं लगाए, हमने टैक्स फ्री बजट पेश किया है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी ये कहती है कि टैक्सेस का हेर फेर है, आपकी आमदनी नहीं है, आपके डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो कंट्रोल में नहीं है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के एक्सचेंज रेट में बड़ा फ़र्क है। हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी मुस्तक़बिल में इस बजट को कैरी ऑन करने के लिए। क्या समझते हैं आप? ये तो तक एक तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा बजट बनाया है पाकिस्तान के हालात के मुताबिक। इसमें खासी कटौती की जरूरत थी, लेकिन जरूरत से ज़्यादा बड़ा बजट बनाया है। इसमें अखराजात बेशुमार हैं, पर्टिकुलरली आपके हुकूमती अखराजात जो हैं
सैलरीज, पेंशन, ये सारी चीज़ें खासी बढ़ाई गई हैं। फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम में कोई कटौती नहीं हुई, उसको भी बहुत एक्सपेंड किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी प्रोजेक्शंस में जो आप रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि एक खासी इम्प्लोडिंग इकोनॉमी है जिसमें इतने टैक्स कलेक्ट करना मुमकिन नहीं होगा। और इसके साथ साथ फिर आपने तकरीबन 650 अरब रुपया रखा है कि प्रोविंसेस जो हैं वो सरप्लस देंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी असम्पशन है। तो आई थिंक ये बजट रिवाइज होगा मोस्ट प्रोबेबली आगे चल के, जब आईएमएफ के साथ जब बातचीत होगी तो उसमें भी जो आईएमएफ चाहता है वो इस बजट में मेरा ख्याल है कि उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए। बहरहाल देखेंगे कि क्या बनता है। ओवरऑल मैं अगर देखूं तो ये कोई रियलिस्टिक बजट नहीं है। मतलब आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इसमें तरमीम करनी पड़ जाएगी, क्योंकि आईएमएफ जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में तो उसका ये टारगेट है कि हम मॉनेटरी पॉलिसी की शरह में भी इजाफा करें, टैक्सेस का जो हजम है 9,200 अरब रुपए उसको बढ़ा के 9,800 अरब रुपए करें, ताकि हमारा टैक्स रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो सके। तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में चाहे हुकूमत कोई भी हो वो टैक्स के अंदर तरमीम करके मिनी बजट पेश कर सकेगी? जी डेफिनेटली करना पड़ेगा। अगर आपने अपने अखराजात कम ना किए तो फिर तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अभी अखराजात की भी कोई अकाउंटिंग नहीं हुई कि वो जो कहा जा रहा है कि ये डेवलपमेंट बजट में सिर्फ 4 महीने का पैसा है या 12 महीने का पैसा है, वो भी इश्यूज हैं इसमें, वो भी चेक करना पड़ेगा। और जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट में के हिसाब से तो पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस और ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसकी इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी आएगा। और अगर डॉलर की जो एक्सचेंज रेट को भी इसमें जब लिया जाएगा तो फिर तो आपके अखराजात और बढ़ जाएंगे। अच्छा सलमान तो शाह आई साहब थिंक ये बताएं ये कि हमारे पास एक माह का इंपोर्ट बिल रह गया है तकरीबन, लेकिन हमने एक साल का बजट पेश कर दिया है, एक बजट का खाका पेश कर दिया है। आप क्या मशवरा देंगे हुकूमत को कि यही इकदाम इनको उठाने चाहिए थे या इन्होंने नज़रअंदाज किए, और किस तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे, क्योंकि हमारी जेब में तो पैसे ही नहीं है, हमारे इनफ्लोज जो हैं वो दिन ब दिन डिक्रीज हो रहे हैं, हमारी रेमिटेंसेज का हमने टारगेट मिस किया, हमारी एक्सपोर्ट का टारगेट मिस हुआ। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी आई थिंक इस वाले में मैं यही कहूँगा कि ये स्टेबिलिटी की तरफ बजट नहीं जाएगा। ये अनरियलिस्टिक बजट है, बहुत बड़ा बजट है। इसमें बहुत अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, टैक्सेस और लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त इंपोर्ट्स भी इतनी इंक्रीज नहीं हो रही। आपके जो इंपोर्ट रिलेटेड टैक्सेस में भी कमी आएगी। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन मार्क हैं। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है आईएमएफ ऑन बोर्ड है, तो एक दो दिनों में पता लग जाएगा कि आईएमएफ के मुताबिक ये बजट है या नहीं। जनरली स्पीकिंग जब आईएमएफ कहता है कोई चीज़ करने की तो हमारी हुकूमत कहती है हमने कर ली है, लेकिन पता लगता है कि वो नहीं हुई होती। जी सो आई थिंक इस दफ़ा भी यही होगा। आईएमएफ को अगर ये बजट भेज दिया गया है तो उनसे अगर एग्रीमेंट हो जाती है तो फिर तो $1 अरब आपको मिल जाएगा 9th रिव्यू का। जी लेकिन अगर उनकी इस पे नहीं होगी एग्रीमेंट तो फिर वो पैसा नहीं मिलेगा और फिर अगली हुकूमत या जो भी आएगा अगले प्रोग्राम, क्योंकि जून में ये प्रोग्राम खत्म हो जाना है आईएमएफ का, तो उसके लिए नया प्रोग्राम अगली हुकूमत को बनाना पड़ेगा, तो वो खासा मुश्किल प्रोग्राम होगा। जी बिल्कुल, खासा मुश्किल होगा हुकूमत के लिए। हमारे साथ ही रहेगा सलमान साहब। इस वक्त मैं रुख करूंगा, हमारे सारे स्टूडियो में मौजूद हैं रियाजुद्दीन, सदर हैं साइड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। रियाजुद्दीन, आप क्या समझते हैं
हुकूमत ने बजट तो पेश कर दिया, जेब में हुकूमत के पैसे नहीं हैं, इनफ्लोज हमारे कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारी कम हुई है, टेक्सटाइल हमारी एक्सपोर्ट काफ़ी नीचे आई है, इसके अलावा राइस एक्सपोर्ट हमारी क्रॉप डैमेज होने की वजह से नीचे आई है। हुकूमत ने एक्सपोर्ट के हवाले से कोई बेहतर पॉलिसी भी नहीं दी इस बजट में। मुतमईन हैं आप? क्योंकि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तो उन्होंने कहा है कि हम लोग मुतमईन नहीं है, बस ये एक इलेक्शन ईयर बजट है। बहुत शुक्रिया। बजट जो पेश किया गया है मेरे ख़्याल में तो इस बार ये शायद दस्तावेज़ भी नहीं है, चूँकि ये मुकम्मल ही नहीं है, और शायद ये दस्तावेज़ जो है चंद महीनों से ज़्यादा अरसे जो है वो उसको दवाम भी नहीं मिल सकेगा। बजट में काफ़ी होल्स हैं, इनकम साइड के ऊपर भी और एक्सपेंस साइड के ऊपर भी। इन्होंने बजट की प्लानिंग करते वक्त जो है एक अच्छा बड़ा कदम उठाया था कि रिसोर्स एंड रिफॉर्म्स कमीशन बनाया था। उस रिसोर्स एंड रिफॉर्म कमीशन ने रिसोर्स मोबिलाइज़ करने के लिए कहते हैं द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी इज़ टू स्टॉप लूजिंग इट। तो जो हमारे इकोनॉमी के अंदर गैप्स हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, उस पे कम करने पर कोई उन्होंने अखराजात पे काम नहीं किया, बल्कि अभी फ़िलहाल बजट को पूरी तरह लाइन अप किए बग़ैर ऐसे इमारात इन्होंने दे दी हैं जस्ट टू अपीज़ ऑब्वियसली देयर इलेक्टोरल कॉलेज, और शायद प्रॉब्ली ये चाहते हैं कि इनका जो लॉस्ट पॉलिटिकल कैपिटल है वो एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग द इकॉनमी एंड ऑब्वियसली आज सॉवरेंटी जो है वो अचीव हो जाए, जो कि अचीव होता है मुझे नज़र नहीं आता। अब जहाँ तक आपका कहना है कि उम्मीद और तवक्को, तो उम्मीद पे तो खैर दुनिया कायम है, बिल्कुल। अल्लाह करेगा तो हमारा मुल्क चलेगा, लेकिन अमली तौर के ऊपर महज ये एक ऐलान है, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसे स्टेप्स नहीं है। बजट एक्चुअली एक स्ट्रैटेजी का डॉक्यूमेंट होता है जो कि डायरेक्शन सेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ की और अचीवमेंट की। गवर्नमेंट ने कह तो दिया कि मेरे ख्याल में तो जो लास्ट ईयर का इन्होंने 0.29% की इकोनॉमिक ग्रोथ बताई है वो भी शायद बढ़ा चढ़ा कर बताई है, और एक्चुअली जो एक्चुअल नंबर्स होंगे जिसको बाद में डिस्प्यूट करेंगे हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी और वर्ल्ड बैंक भी, वो शायद -2-3% हो। तो ऐसे में इस किस्म का बजट पेश करना जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, वो शायद 1-2 माह के बाद जो उसकी कलाई खुल जाएगी। यानी 1-2 माह के बाद जो है वो असल हकीकत सामने आएगी कि इस बजट को जो है वो 1 साल तक रखा जाएगा या फिर इसमें तरमीम की जाएंगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे दूसरे मेहमान अदनान पराचा, ओवरसीज डिप्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन है। अदनान, रेमिटेंसेज के हवाले से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा है। रेमिटेंसेज का हदफ जो हुकूमत ने इस बजट में रखा है, क्या हम उसको अचीव कर पाएंगे? क्या समझते हैं? क्योंकि हमारे पास तो इंटरबैंक और रुपए मार्केट में डॉलर के रेट में बड़ा गैप है, और इस बजट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो मराहत का ऐलान किया है, क्या आप समझते हैं कि उससे हमारे मुल्क में डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे? क्योंकि जब रेट इतना ज़्यादा होगा तो क्या ये मराहत काम आएंगी? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने आज जो ऐलान किया है जिन मराहत का, वो हमें ये चीज़ समझें कि हमारी जो वर्क फोर्स है वो हमारी तकरीबन 70 to 80% हमारी गल्फ़ स्टेट्स में रहती है जो समंदर पार पाकिस्तानी है, और उसमें से 90% हमारी लेबर क्लास है, स्किल अनस्किल्ड लोग हैं। अब जब उनके लिए मराहत का कोई ऐलान नहीं किया गया और आप ये ऐलान कर रहे हैं कि जी $50,000 से ऊपर वाले जो है वो वर्क जो भी रेमिटेंसेस भेजेंगे उसके ऊपर आपका 2% टैक्स भी ख़त्म कर रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी के ऊपर और वेपन के लाइसेंस अलाउ कर रहे हैं, वो चीज़ें वो हमारी जो हमारी लेबर क्लास है जो हमारी प्रॉपरली जो पेमेंट्स वहाँ से रेमिटेंसेस भेजती है उनके लिए कोई बेनिफिट, ज़ीरो बेनिफिट है। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। हम पहले भी हम रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं वज़ारत ख़जाना को कि उनके बारे में सोचें जो हमारी रेमिटेंसेस मोस्टली वहाँ से गल्फ़ स्टेट से आती हैं, उसके बारे में इन्होंने नहीं सोचा गया। अब उसके अलावा हमारे वर्कफोर्स एक्सपोर्ट के लिए हमारा कोई एक पैकेज नहीं दिया गया, क्योंकि देखें 5 E's हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, एक आपकी मैन पावर एक्सपोर्ट है, एक एग्रीकल्चर है, एक IT है और एक मिनरल्स हैं। और आप देखें कि वज़ीर ख़जाना साहब ने ये चीज़ आज बोला है कि जी हमारा 90% ऑफ एक्सपोर्ट के बाद हमारा जो 90% कवर अप करते हैं हमारा समंदर पार पाकिस्तानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब समंदर पार पाकिस्तानी को इस तरह निगलेक्ट किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा, तो वो आप क्या समझते हैं कि आपकी जो रेमिटेंसेस हैं जो इस टाइम पे 20 से 25 रुपये डॉलर के अंदर जो गैप है, क्या वो रेमिटेंसेस थ्रू बैंकिंग चैनल भेजेंगे? मगर ये हुकूमत ने डायमंड कार्ड का इजरा किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, बड़ी मराहत दी हैं, कहा है कि आपको सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा।
तो मतलब ये तमाम मराज जो हैं वो काम नहीं आएंगी, आप समझते हैं? देखें, मैं सबसे पहले तो ये इस मामले में बताना चाहूँगा कि आईएमएफ, अगर हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि आईएमएफ हमारे साथ ऑन बोर्ड है, तो आईएमएफ की एक शिक है, उन्होंने कहा कि जी आप ओपन मार्केट और आपका जो बैंक रेट है उसके गैप को ख़त्म 3%, करें। बिल्कुल 3% ठीक है होना जी। चाहिए। तो वो और हुकूमत ने गुजारिश की कि 5% तो रखें। वो जब तक गैप कवर अप नहीं करेंगे तो ये जो इतनी ज़्यादा हमें डायमंड कार्ड और आपका पासपोर्ट और आपका एम्बेसीज के अंदर फैसिलिटेशन, देखें ये अमीरों का बजट है। जो बिल्कुल अमीर बिल्कुल, यहाँ वो मुझे ब्रेक पे जाना है और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं रियाजुद्दीन सदर हैं, चेयरमैन साइट एसोसिएशन, और मेरे साथ मौजूद है अदनान पराचा, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन के तर्जुमान हैं। रियाजुद्दीन साहब, ये बताएं कि बजट पेश तो कर दिया, इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज पर क्या आएगा? आईटी सेक्टर को तो काफ़ी रिलीफ दिया है, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी काफ़ी रिलीफ दिया है, तो इतना रिलीफ देने के बाद आप समझते हैं कि लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के जो नंबर्स माइनस में गए वो पॉजिटिव हो जाएंगे एक साल में? देखिए, इन्होंने जो आईटी सेक्टर को कुछ इंसेंटिव दिए है, जिसमें कि स्मॉल एंड मीडियम को इन्होंने इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, वो एक अच्छा कदम है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। एक्चुअली आईटी जो है और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज जो हैं वो महज आईटी नहीं बल्कि उसका बड़ा वसी दायरा कार है दुनिया में, जिसे बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं, जिसमें अकाउंटिंग सर्विसेज हैं, बैक ऑफिस सर्विसेज हैं और कॉल सेंटर सर्विसेज हैं और बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो हमें उन सब को टारगेट करना चाहिए था। शायद हुकूमत का इसमें जो विज़न है वो नैरो है, उनको ब्रॉड करने की ज़रूरत है। आईटी इंडस्ट्री से वापस मैं ट्रेडिशनल इंडस्ट्री पे आता हूँ, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और पाकिस्तान के सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल बेस्ड की नुमाइंदगी करता हूँ। इंडस्ट्री जो है तकरीबन कोई 60% हमारे रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती है, सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, और उसका मईशत के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, ये हिस्सा है, वो महज 20% है। तो इससे इसके पोटेंशियल और ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस हाल में भी, जबकि इन्होंने इंडस्ट्री को इतनी बंदिश का शिकार किया है, ख़ाम माल नहीं दिया, इन्होंने जो है इनपुट्स को और मशीनरी और स्पेयर्स को 1 साल से बंद किया हुआ है, उसके बावजूद भी इंडस्ट्री में रेजिलियंस इतनी है कि वो उसकी जो नेगेटिव ग्रोथ है वो तकरीबन लार्ज स्केल की कोई 20-24%, जबकि आपने उसका रॉ मटेरियल इनपुट बिल्कुल बंद कर दी है। हमने तजवीज़ ये दी थी कि आप इंडस्ट्री पे पहले ही बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर्मल है, टैक्स पे करता है, ऑनेस्टली टैक्स पे करता है, अपने रिलेटिव साइज से ज़्यादा पे करता है। तो लेकिन इसको रियाज रिलीफ साहब दी। ये बताएं कि एक मजदूर की तनख्वाह 30,000 रुपये होनी चाहिए, बजट में ऐलान हुआ है, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट मजदूर को 30,000 रुपये तनख्वाह देने की पोजीशन में है इस वक्त? देखिए, अगर इंडस्ट्री चलेगी तो 30 नहीं 40,000 भी तनख्वाह देगा, और ये जो है डिमांड एंड सप्लाई पर मुनहसर होता है। और हमने देखा कि जब पोस्ट कोविड चीज़ें रिस्टोर हुई तो हुकूमत ने यह कहा कि जी आप लोगों को निकालेंगे नहीं और उनकी तनख्वाहों में कमी नहीं करेंगे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने बड़ी हैप्पीली जो है उसको बर्दाश्त भी किया, बल्कि उसको एब्जॉर्ब भी किया और उससे एक्सपोर्ट में इजाफा किया, और हमारी एक्सपोर्ट पहली दफ़ा रिकॉर्ड $32 बिलियन के ऊपर चली गई। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें सूरत हाल उम्मीद अफजा नज़र नहीं आती, और हमारा जो एक्सपोर्ट का टारगेट है हुकूमत ने 30 रखा है, जबकि होगी 27, तो इसका टारगेट ज़्यादा रखना चाहिए था और इंडस्ट्री को इस तरह सपोर्ट करना चाहिए था कि वो बेहतर परफॉर्म कर सके। जी बिल्कुल। अदनान पराचा, डॉलर की स्मगलिंग हो रही है, गैप्स बढ़ रहे हैं, ब्लैक मार्केट जो है वो दिन ब दिन ऊपर जा रही है, आप नहीं समझते थे कि हुकूमत ने इस बजट में इस ब्लैक मार्केट को कम करने के लिए, रोकथाम करने के लिए कोई पॉलिसी मुतारिफ करानी थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मजीद मराद देनी थी, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए कोई पैकेज का ऐलान करना था? हमारी तो रेमिटेंसेस का हदफ इस दफ़ा भी मिस हुआ है, और अगली दफ़ा क्या हम हदफ हासिल कर पाएंगे रेमिटेंसेस का? जी, इस सिलसिले में आप ये चीज़ देखें कि हमारी जो लास्ट ईयर जो रेमिटेंसेस थी वो $30 अरब से ज़्यादा आई थी जी, और इस साल हम वो हदफ पूरा नहीं कर पा रहे। हालांकि हमने 2022 के अंदर वर्कफोर्स 8,34,000 वर्कफोर्स जो रिकॉर्ड वर्कफोर्स है 7 साल के बाद, वो हमने एक्सपोर्ट की है। हमें इस टाइम पे ये चाहिए था कि हम जो लेबर क्लास है, जो मैंने पहले भी आपसे एक जिक्र किया था कि हमें लेबर क्लास जो कि हमारी 70 to 80% है, उनके लिए कोई पॉइंट सिस्टम स्टार्ट करते कि जब आप छुट्टी पे आएंगे, अगर आप रेमिटेंस से थ्रू बैंकिंग चैनल भेजेंगे तो उन पॉइंट सिस्टम के अगेंस्ट आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर वो चीज़ भी नहीं की गई। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि हमारा सबसे मेजर जो चीज़ है इस टाइम देखने में आएगी
कि हमारा जो गैप है ओपन मार्केट और इंटरबैंक का, उसको बिल्कुल अभी मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। आईएमएफ भी बोल रहा है और हमारी भी यही रिक्वेस्ट है, ताकि हम जो इधर से वर्कफोर्स इतनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं स्पेशली गल्फ स्टेट्स के अंदर, और हमारे ग्रे चैनल जो हैं वो वर्क ही गल्फ स्टेट्स में ज़्यादातर हम करते हैं। टारगेट अचीव कर पाएंगे रेमिटेंसेस के या जी नहीं कर नहीं, पाएंगे? हम टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते रेमिटेंसेस के। जो अगले साल के लिए जो रेमिटेंसेस का टारगेट 33 अरब डॉलर का रखा गया है, वो मैं नहीं समझता कि इस सिनेरियो के अंदर वो टारगेट अचीव हो सकता है। इसकी यानी हम रेमिटेंसेस का टारगेट भी अचीव नहीं कर पाएंगे, हम एक्सपोर्ट का भी टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम क्या अचीव कर पाएंगे? हम इस बजट के तमाम जो पॉइंट्स रखे गए हैं कि हम उसको कैसे अचीव करेंगे इसे एक साल में? देखें, ये जो बजट है, मैं ये समझता हूँ कि जैसे पहले भी बताया गया है कि जी इलेक्शन ईयर बजट है जी। और मुझे देखने में ये आ रहा है कि अगले 4-5 महीनों के बाद एक नया मिनी बजट 5-6 महीनों के बाद आएगा और वो मिनी बजट काम करेगा। वरना आप ये देखें कि 14,460 अरब रुपए का आपने बजट पेश कर दिया, उसके अंदर आपने 7,300 जो है रुपए जो हैं आपने कर्ज की सूरत में आपने इंटरेस्ट वापस करना है, आपने सारी चीज़ें ये जो करनी है, तो ये आपका बजट वर्केबल नहीं है। बजट वर्केबल नहीं है। बहुत शुक्रिया अदनान पराचा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस में ये बजट पेश किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से। वफाकी हुकूमत के सामने बड़े मसाइल थे, मगर फिर भी बजट को पेश करने की जसारत की। रिलीफ जितना दे सकती थी वफाकी हुकूमत उसने दिया। बिजनेस कम्युनिटी खुश नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी का यही कहना है कि आइंदा आने वाले वक्त में नया बजट पेश किया जा सकता है, बजट में तरमीम की जा सकती हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे।